हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोजोम। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोजोम है हमारे सेल चैप्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आज के डिस्कशन का टॉपिक हमारा यही रहेगा, क्रोमोजोम। द क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान हमारे सेल में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम लोग क्रोमोजोम या हिंदी में इसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोजोम का सबसे पहले स्टडी किया था स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा क्रोमोजोम, इसको इस शब्द को दिया था वर्डेयर नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और अगर बात की जाए क्रोमोजोम की, तो क्रोमोजोम में ही हमारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग डीएनए बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जो ह्यूमन होते हैं उसमें 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, और जब उसमें रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन में, तो उनमें मैटरनल साइड से 23 क्रोमोजोम्स और पैटर्नल साइड से भी 23 क्रोमोजोम्स आकर फ्यूज होते हैं। ठीक है, तभी एक बेबी में हमारे 46 क्रोमोजोम्स जाते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाता है? इस क्रोमोजोम के थ्रू ही। ठीक है, अगर बात की जाए क्रोमोजोम की साइज की, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम का साइज वेरी करता है। ठीक है, जिससे अगर बात की जाए सबसे छोटे क्रोमोजोम की, तो सबसे छोटा जो क्रोमोजोम है वो फंजाई या फिर बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, अगर फंजाई और बर्ड्स में जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उनकी साइज होती है 0.25 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे छोटे क्रोमोजोम कौन से होते हैं? बर्ड्स और फंजाई में पाए जाने वाले क्रोमोजोम। ठीक है, उनका साइज कितना होता है? 0.25 माइक्रोमीटर। और अगर बात की जाए सबसे बड़े क्रोमोजोम की, ठीक है, तो वो किसमें पाया जाता है? ट्रिलियम में। ठीक है, तो ट्रिलियम में सबसे बड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक है, उसके सबसे सेल के अंदर सबसे बड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। इसका साइज कितना होता है? 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, ट्रिलियम में पाए जाने वाला साइज की, सॉरी, ट्रिलियम में पाए जाने वाले क्रोमोजोम का साइज कितना होता है? 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नंबर की। तो क्रोमोजोम्स का जो नंबर होता है वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में वो भी वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम्स की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिज्म में जो कुछ खास स्पेसीज होते हैं ना, ठीक है, जिसे मैंने आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ाया ही था, स्पेसीज, जीनस, क्लास, फाइलम, ठीक है, किंगडम, तो और फैमिली वगैरह जो भी थे, तो उसमें जो अलग अलग स्पेसीज होते हैं ना, उसमें क्रोमोजोम्स की संख्या निश्चित होती है। जैसे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस में जो हमारा निश्चित है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोजोम्स ही पाए जाएंगे। ठीक है, पाइसम सोटाइवम, यानी जो हमारा मटर होता है, मटर के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें भी निश्चित है कि उसमें 14 क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रोटोजोवा, ठीक है, सबसे अधिक जो हमारे क्रोमोजोम्स है वो प्रोटोजोवा के सेल्स में पाए जाते हैं। 1600 प्रोटोजोवा पाया जाता है, सॉरी 1600 क्रोमोजोम्स पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनमें वेरी करता है ये नंबर। लेकिन एक खास स्पीसीज की बात की जाए तो जितने भी स्पीसीज होते हैं उनमें क्रोमोजोम्स की संख्या निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके शेप की, क्रोमोजोम की शेप की। तो इसी प्रकार ये भी है। देखिए, शेप जो है ना, हमारे सेल डिवीजन जो होता है उसके एनाफेज जो होते हैं उसके दौरान है, मतलब पता चलता है क्रोमोजोम के का शेप कैसा है। ठीक है, किसके दौरान? सेल डिवीजन के दौरान एनाफेज जब आता है तो पता चलता है कि क्रोमोजोम का शेप कैसा है। जैसे इसका फर्स्ट शेप है हमारा टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्रोमोजोम में एक सेंट्रोमियर नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, एक हमारा जो क्रोमोजोम है ना, वो मेनली दो क्रोमेटिड्स का बना हुआ होता है। तो जैसे देखिए, देखिए ये दो क्रोमोजोम, एक दो क्रोमेटिड है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो दोनों क्रोमेटिड जो है जिस जगह से अटैच्ड है, ठीक है, जिस जगह से अटैच्ड है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो उसी सेंट्रोमियर के आधार पर हम लोग किसी भी क्रोमोजोम को चार भागों में बांटते हैं, उसके चार शेप होते हैं। पहला क्या है हमारा? टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो उस प्रकार के क्रोमोजोम में होता क्या है ना, जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमैटिड के टिप पर पाया जाता है, यानी शीर्ष भाग पर पाया जाता है। ठीक है,
और वो उस प्रकार का क्रोमोजोम क्या होता है ना, रॉड शेप का दिखाई देता है। ठीक है, रॉड शेप का। नेक्स्ट है हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। ठीक है, ये जो क्रोमोजोम होते हैं ना, वो बेसिकली आपको टिप के थोड़ा सा पास में, ठीक है, टिप के पास, टिप पर नहीं, टिप तो पूरा शीर्ष हो गया ना, तो शीर्ष के थोड़ा नजदीक पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्रोमोजोम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमोजोम होते हैं ना, ये भी रॉड शेप का ही दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इस प्रकार के जो क्रोमोजोम होते हैं ना, ये इसके सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर के ठीक थोड़ा बगल में होते हैं। ठीक है, ये जो था हमारा किसके बगल में था, ये टिप के बगल में था। और ये जो सब मेटासेंट्रिक है, ये सेंटर के थोड़ा बगल में पाया जाता है। ठीक है, सेंटर के ठीक थोड़ा बगल में पाया जाता है। इस प्रकार के क्रोमोजोम को हम लोग क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ठीक है, और ये जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है, ये जे शेप की आकृति बनाते हैं। ठीक है, ये जे शेप के होते हैं। और ये जो हमारे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, इसका एक आर्म है, जैसे सेंट्रोमियर के कारण वो दो आर्म में बढ़ जाते हैं ना, जैसे एक आर्म इसके इधर हो गया, एक आर्म इसके इधर हो गया, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम का एक आर्म काफी छोटा होता है। ठीक है, दूसरे की अपेक्षा एक काफी बड़ा होता है, दूसरा काफी छोटा होता है। ठीक है, उसका देखिए एक्रोसेंट्रिक का मैं बनाता हूँ कि वो किस टाइप के दिखाई देते हैं। जैसे मान लिया जाए ये उनका वो सेंट्रोमियर। ठीक है, तो वो देखिए इस टाइप के होंगे। देख रहे हैं, एक आर्म इसका कैसे है, एक आर्म पूरा बड़ा है तो दूसरा आर्म बहुत ही छोटा होता है। किसका, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम की। वही अगर बात की जाए हमारे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम की, तो इसमें मैंने क्या बताया कि सेंटर के काफी नजदीक होता है इसका सेंट्रोमियर, यानी दोनों लगभग लगभग बराबर आकार के होंगे दोनों आर्म इसके। ठीक है, दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसमें पूरा लगभग बराबर ही लग रहा है, लेकिन ये सब मेटासेंट्रिक में होते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, जिसके आकार से ये जी शेप्ड का लगते हैं। ठीक है, जी में देखते हैं, जी का जो एक आर्म होता है वो बड़ा होता है, दूसरा उससे थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और ये जी शेप्ड का दिखाई देता है, और इसका एक आर्म दूसरे आर्म की अपेक्षा में थोड़ा ही छोटा होता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस प्रकार के क्रोमोसोम में होते क्या है ना, कि सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल और बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, वो पूरा क्या पाया जाता है, पूरे सेंटर में पाया जाता है, जिसके कारण जो हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं वो दो इक्वल आर्म्स में हो जाते हैं। जैसे इसमें मैंने क्या बताया था सब मेटासेंट्रिक में, कि दूसरे आर्म की अपेक्षा ये थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर तो सेंटर में है, और सेंटर से जब कोई भाग बढ़ता है तो वो बराबर भागों में बढ़ता है, और चूंकि बराबर भागों में बढ़ता है इसलिए ये वी शेप का दिखाई देता है। कौन, हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, टीलोसेंट्रिक कैसे शेप्ड के होंगे, रॉड शेप्ड होंगे। एक्रोसेंट्रिक ये भी लगभग रॉड शेप्ड के होते हैं। और सब मेटासेंट्रिक, सॉरी सब मेटासेंट्रिक, हाँ ये कैसे होंगे, तो ये भी ये हमारे जी शेप्ड के होंगे। मेटासेंट्रिक वी शेप्ड के होंगे। ठीक है, वी शेप्ड के कौन, मेटासेंट्रिक। और जो मैंने बताया आपको कि सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म छोटा होता है और एक आर्म बड़ा होता है, तो जो छोटा आर्म होता है ना उसे हम लोग पी, और जो बड़ा आर्म होता है हम लोग उसे क्यू नाम देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैंने क्या बताया आपको कि एक आर्म छोटा है ये वाला, तो इसे हम लोग पी नाम देंगे, और जो आर्म छोटा है उसे हम लोग क्यू नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेप समाप्त होता है किसका, हमारा क्रोमोजोम का। अब हम लोग क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोई भी क्रोमोजोम दो क्रोमैटिड्स से बना हुआ होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्रोमैटिड वो 2, 4 या 8 थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोनिमाटा। ठीक है, और ये जो क्रोमोनिमाटा होते हैं इस पर बहुत सारे मोतीनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोनिमाटा से बहुत ही टाइटली क्वाइल्ड होते हैं, यानी बहुत ही से कस कर समझिए तो एक तरह से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा दोनों क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं, क्रोमोजोम में जो दोनों क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर द्वारा जुड़े हुए रहते हैं,
एक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच्ड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर कहते हैं उसे। ठीक है, और ये जो सेंट्रोमियर होते हैं उसके पास दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, और सेल डिवीजन में जो यही काइनेटोकोर से बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए रहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में काफी मदद करता है। ठीक है, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस के अलावा, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस के अलावा क्रोमोजोम में एक कम से कम तो एक और कंस्ट्रक्शन जरूर पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या फिर उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जिसके कारण वो एक और भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए ये तो हमारे यहाँ तक क्रोमोजोम हुआ, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो एक और टुकड़ा हो जाता है क्रोमोजोम का, उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, और क्रोमोजोम का, ठीक है, क्रोमोजोम का जो सबसे बारीक किनारा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टीलोमियर। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो एक वॉल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जिस वॉल को हम लोग कहते हैं पैलिकल। ठीक है, और इसमें जो हमारा क्रोमोनिमाटा पाया जा रहा है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि क्रोमोनिमाटा नामक स्ट्रक्चर से एक क्रोमैटिड बना हुआ होता है। तो वो जो क्रोमोनिमाटा होता है वो प्रोटीन और डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डीएनए के बावजूद इसमें कोई जीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इस क्रोमोनिमाटा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और हाँ, मैंने यहाँ बताया ना कि एक दूसरे कम से कम एक और कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और जिस क्रोमोजोम में भी ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पाए जाते हैं, उस क्रोमोजोम को हम लोग सैट क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, उस क्रोमोजोम को हम लोग क्या कहते हैं, सैट क्रोमोजोम। ठीक है, और जो मैंने यहाँ काइनेटोकोर के बारे में बताया कि सेंट्रोमियर के पास दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स में जो काइनेटोकोर पाया जाता है वो क्वाइन शेप्ड का होता है, जबकि प्लांट सेल्स में जो काइनेटोकोर पाया जाता है वो बॉल शेप्ड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्रोमोजोम के बारे में कुछ जाना। ठीक है, उसके साइज को, क्रोमोजोम्स के नंबर को, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम्स का नंबर वेरी करता है। ठीक है, शेप के बारे में बताया कि ये 4 शेप के होते हैं, और इसका शेप हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सेल डिवीजन के एनाफेज में। ठीक है, 4 शेप के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। और हाँ, मैंने यहाँ पे जो पी और क्यू के बारे में बताया था कि सब मेटासेंट्रिक में दो आर्म बनते हैं। एक आर्म में जो होता है वो बड़ा होता है, एक आर्म छोटा होता है, और ज्यादा नहीं, बस थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, और जो छोटा वाला आर्म होता है उसे हम लोग पी, और जो बड़ा वाला आर्म होता है उसे क्यू कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये नीट के में क्वेश्चन में आ चुका है, नीट एग्जाम में। ठीक है, आई थिंक 2016 के आसपास में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और मैं चारों शेप को बता दिए, और इसके स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, काइनेटोकोर, क्रोमोनेमिटा, मैट्रिक्स। तो हाँ, क्रोमोजोम में जो हमारा फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को सेटेलाइट बताया कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारा सेगमेंट बचता है, सेगमेंट टुकड़ा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं। और क्रोमोजोम का जो लास्ट किनारा बच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमियर, और जिस वॉल से बना हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेट क्रोमोजोम के बारे में बता ही दिया कि इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, उसे हम लोग सेट क्रोमोजोम कहते हैं। और सब मैंने बता ही दिया कि जिस एनिमल्स में जो काइनेटोकोर होते हैं वो क्वाइन शेप के होते हैं, प्लांट्स में जो काइनेटोकोर होते हैं वो बॉल शेप के होते हैं। और इस क्रोमोनिमाटा पर बीट्स लाइक यानी मोती नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स। अब हम लोग क्रोमोजोम के कुछ स्पेशल टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक यही है, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें हम लोग 2 क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा लैम्प्रस क्रोमोजोम, जिसे हम लोग जेंट क्रोमोजोम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोजोम, जिसे हम लोग पॉलीटीन क्रोमोजोम भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से इसे देखते हैं। पहला है हमारा लैम्प्रस क्रोमोजोम।
ठीक है। तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉकर्ट नामक साइंटिस्ट ने डिप्टेरियन इंसेक्ट्स के oocyte न्यूक्लियस में, ठीक है। तो लैम्प्रस क्रोमोसोम was discovered by Rockwell in oocyte nucleus of डिप्टेरियन इंसेक्ट। डिप्टेरियन इंसेक्ट्स के, ठीक है, डिप्टेरियन इंसेक्ट्स मेनली उन इंसेक्ट्स को कहा जाता है ना जिसके दो विंग्स होते हैं, ठीक है, इनके दो पंख होते हैं ना, उससे मेनली हम लोग डिप्टेरियन इंसेक्ट्स कहते हैं। या फिर उस इंसेक्ट्स को कहते हैं जिसके जो पंख जो है वो आपस में कई सारे पंख अटैच हो जाते हैं और दो पंख उससे नजर आते हैं, ठीक है, उसे हम लोग डिप्टेरियन इंसेक्ट्स कहते हैं। तो डिप्टेरियन इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके उस साइट न्यूक्लियस में सबसे पहले इस लैम्प्रस क्रोमोसोम को देखा गया था। उसके बाद इसे एसिटा बुलेरिया नामक प्लांट में भी देखा गया था, ठीक है। एसिटा बुलेरिया चूंकि एक बोटेनिकल नेम है, ठीक है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया भी था पहले भी कि जहाँ पे बोटेनिकल नेम रहे तो उसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? रॉकर्ट ने, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसीलिए इसे जेंट क्रोमोसोम कहा गया है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम यही होता है। इसका लेंथ होता है 5900 माइक्रोमीटर, ठीक है, यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं 0.59 mm, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप लोग सेंटीमीटर में कहना चाहें तो इसे आप लोग कह सकते हैं लगभग 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग 0.6 सेंटीमीटर। तो जब देखिए मतलब जब 0.6 सेंटीमीटर है तो हम लोग उसे स्केल पर भी नाप सकते हैं, है ना। जब हम लोग 1 सेंटीमीटर को नापते हैं, हाफ सेंटीमीटर को नापते हैं, तो ये हाफ सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। तो चूंकि ये बहुत ही बड़ा क्रोमोसोम होता है इसलिए इसे नग्न आंखों से, नेकेड आई से देखा जा सकता है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर हमारे 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और उस पर बहुत सारे लूप्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इस पर जो बहुत सारे लूप्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्रोमोसोम जो है एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या? लैम्प्रस क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें ये जो हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है, इसे हम लोग सेंट्रल एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो सेंट्रल एक्सिस है यानी क्रोमैटिड है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। जबकि इसके ऊपर जो हमारे लूप्स पाए जा रहे हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, 3 चीजों के मिलकर बने हुए होते हैं। हमारा क्रोमैटिड पाया जाएगा सिर्फ डीएनए और प्रोटीन का, लेकिन लूप्स पाया जाएगा आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे क्या? लैम्प्रस क्रोमोसोम। ये लैम्प्रस क्रोमोसोम से क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसके क्रोमैटिड्स पर बहुत सारे लूप्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लैम्प्रस क्रोमोसोम। और इसे जेंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम यही होता है। इसका साइज कितना, इसका लेंथ कितना होता है? 0.59 mm, ठीक है, मिलीमीटर। और माइक्रोन में देखा जाए तो 5900 माइक्रोन। और अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो 0.59 या आप लोग उससे 6 कह सकते हैं, 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यानी सेकेंड क्रोमोसोम है हमारा क्या? सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, या फिर इसे पॉलीटीन क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे सबसे पहले देखा गया था डिप्टेरियन इंसेक्ट्स के लार्वी में, ठीक है। और किस साइंटिस्ट के द्वारा? बेल्बियनी। हाँ, बेल्बियनी नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पाया कि जो हमारे डिप्टेरियन इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वी, ठीक है, लार्वी का मतलब होता है इनिशियल स्टेज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जो डिप्टेरियन इंसेक्ट्स थे उनके लार्वी जो हमारा यानी इनिशियल स्टेज जो था उसमें उन्होंने पाया ना कि क्रोमोसोम पाया जा रहा है, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया? उनके इनिशियल स्टेज में जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसे नाम दिया था इन्होंने सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है। और इस सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इसे नाम दिया गया क्योंकि इसके बाद इसे बहुत सारे मतलब कि जैसे ड्रोसोफिला हो गए, ठीक है, ये भी एक इंसेक्ट्स है, मॉस्किटोज हो गए, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स के सेलेवरी ग्लैंड में इसे पाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दूसरा सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन हुआ? लैम्प्रस क्रोमोसोम। और दूसरा सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है ये हमारा सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है। इसका साइज होता है 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इस जो हमारा सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें लगभग 512 से लेकर 1024 क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं। जैसे इन सभी हम लोगों ने अब तक जितने भी क्रोमोसोम पढ़ा उसमें कितने? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, लेकिन इस क्रोमोसोम में 512 से लेकर 1024 क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं।
अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें इतने क्रोमैटिड्स क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण होता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के कारण जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो टूट नहीं पाते हैं, ठीक है। जिससे मैंने बताया था कि इसमें क्रोमोनिमाटा पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा क्रोमैटिड है किसके बने हुए होते हैं, बहुत सारे 2, 4 या 8 है क्रोमोनिमाटा नामक फाइबर से, ठीक है, बहुत ही पतले फाइबर जो होते हैं। तो इसमें वही जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स तो बनते हैं, यानी क्रोमोनिमाटा तो बनता है, लेकिन वो क्रोमैटिड जो होते हैं वो टूट नहीं पाते हैं, एक अलग क्रोमोजोम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत सारे क्रोमैटिड पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण ये सबसे बड़ा होगा। देखिए नंबर में तो इसमें सबसे बड़ा क्रोमैटिड है, लेकिन सबसे बड़ा यही होता है लैम्बर्स क्रोमोसोम। अगर पूछा जाए कि किस क्रोमोजोम में सबसे ज्यादा क्रोमैटिड्स होते हैं, तो ये सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम। और इसी कारण चूंकि इसमें 512 से 24 क्रोमैटिड्स पाए जा रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पॉलीटीन क्रोमोजोम, ठीक है। और इस प्रकार के जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उसके एक एंड पर, ठीक है, उसके एक एंड पर काफी बड़ा लूप पाया जाता है। जैसे इसमें तो जो लूप्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं ना, लेकिन सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम यानी पॉलीटीन क्रोमोजोम, ठीक है, इसके एक एंड पर काफी बड़ा लूप पाया जाता है, जिसे हम लोग बेल्बियनी रिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रोमोजोम समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या, सेल साइकिल।